नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। पंचायत समिति में अब तक के नतीजे। पंचायत समिति में कांग्रेस की बल्ले बल्ले साफ तौर पर नजर आ रही है। 147 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस ने 70 सीटें जीती हैं। बीजेपी के खाते में 42 सीटें आई है। आरएलपी ने अब तक 5 सीटें जीत ली हैं। अब तक 30 सीटों पर निर्दलीयों ने भी जीत हासिल की है। ये लब्बो-लवाब है अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस आगे चल रही है 70 सीटों के ऊपर। बीजेपी का प्रदर्शन भी बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। 42 सीटों के ऊपर बीजेपी भी जो है वो कांग्रेस के पीछे पीछे चली आ रही है। अब तक 157 पंचायत समिति के नतीजे सामने आ चुके हैं। 42 सीटों पर बीजेपी, आरएलपी भी खाता खोल चुकी है और कांग्रेस 77 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और अब तक 33 सीट पर निर्दलियों की जीत हो चुकी है। फिलहाल का अपडेट अपने दर्शकों तक। आरएलपी 5 सीटों पर कब्जा अब तक जमा चुकी है। इसके अलावा निर्दलियों ने भी यहां पर खूब धूम मचाई है। अब तक 157 पंचायत समिति के नतीजे सामने आ चुके हैं। 42 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस 77 सीट पर जीत चुकी है और 33 सीटों पर निर्दलियों की जीत है। यानी कि अगर कांग्रेस 1 नंबर पर, 2 नंबर पर बीजेपी और 3 नंबर पर निर्दलियों ने भी जो है वो 33 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की और उसके बाद आरएलपी 5 सीटों के साथ 157 पंचायत समिति के नतीजे। पंचायत का रन, नतीजे आने शुरू और कांग्रेस के लिए गुड न्यूज कहा जा सकता है। कांग्रेस की सरकार भी है स्टेट में, राज्य में सरकार है, लिहाजा उनके लिए एक सुनहरा जो पल कांग्रेस के लिए सरकार के रहते हुए अगर वो इन चुनाव के अंदर लीड बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी भी उनके पीछे पीछे इस समय, हालांकि अब तक सिर्फ 157 के नतीजे सामने आए हैं। 42 सीटों के ऊपर बीजेपी और 77 सीट के ऊपर कांग्रेस, 5 पर आरएलपी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 33 सीटों के ऊपर 157 में से 33 सीटों के ऊपर निर्दलियों ने जीत हासिल कर ली है। और अवधेश अकोदिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़े हुए और हमारे साथ स्टूडियो के अंदर महिपाल महिला भी मौजूद हैं, आरएलपी के प्रवक्ता हैं। इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अकोदिया साहब, मैं आपके पास आता हूं। नतीजे आपके सामने हैं, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं। 157 के नतीजे आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। 77 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे है। लेकिन आप बहुत ज्यादा निराशाजनक आंकड़े अकोदिया जी बीजेपी के भी नहीं कहे जा सकते, जो कि कांग्रेस ने दावा किया था। ये 42 सीटों के ऊपर जो है वो बीजेपी भी जीत दर्ज कर चुकी है और जिस आरएलपी के बारे में कहा जा रहा था कि खाता भी नहीं खुलेगा, 5 सीटों के ऊपर आरएलपी भी अपना खाता खोल चुकी है। और जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है, चौंकाने वाली बात यह है कि 33 निर्दलीय जीत चुके हैं। कैसे देखेंगे इस समीकरण को अकोदिया साहब? देखिए आसिफ जी, ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय सभी के लिए ये तो विन विन सिचुएशन जैसे आंकड़े शुरुआत में आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए विशेष रूप से इसलिए हैं क्योंकि जो पिछला दौर हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें वो जो एक ट्रेंड था कि जो सत्ताधारी दल होता है वही पंचायत चुनाव में जीतता है, वो ट्रेंड पिछले चुनाव में टूट गया था। तो कांग्रेस ने वापस से उस ट्रेंड को बरकरार रखा है और जो निराशाजनक प्रदर्शन था पहले दौर में, उस निराशा से पार्टी बाहर निकल के आई है। अब तक जो परिणाम आए उनके हिसाब से, हालांकि अभी शुरुआती आंकड़ा है कि आगे इसी तरह का ट्रेंड यदि बरकरार रहता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत सुकून की बात होगी। बीजेपी का प्रदर्शन भी उस लिहाज से अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि भले ही पहले दौर में उन्होंने बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, प्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भी, क्योंकि ये जो 6 जिले हैं उसमें से 5 जिले तो विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से यदि हम जाएं
तो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पे अच्छी सीटें मिली थी, तो ऐसी जगह पर भी बीजेपी उतनी नहीं पिछड़ रही है जितना कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था। लेकिन यदि आप तुलना करेंगे जो पिछला दौर था पंचायत चुनाव का, तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। बिल्कुल अकोदिया साहब, कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन आपने ठीक कहा कि जो दावा किया जा रहा था वो दावा पूरी तरीके से कहीं पर है वो साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा जिसको कहा जाए कि हाशिए पर है, बहुत ज्यादा बीजेपी पीछे है, ऐसा भी नहीं है। काफी सीटें अब तक जो जीती हैं उनमें 42 सीटें सिर्फ बीजेपी के पास हैं, नतीजे और भी आने अभी बाकी हैं। हमारे साथ महिपाल महला जी भी हैं, उनके पास चलते हैं। महिपाल जी, अभी तक जो हमारे पास हमारे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया वो 5 सीटें आपके खाते में दे रहे हैं। आरएलपी ने 5 सीटें जीत ली है। आप कह रहे थे कि तमाम फैक्टर्स जो हैं वो केंद्र के भी जो है वो किसानों के खिलाफ यहां पर काम करेंगे। आपने ये भी कहा कि जो राज्य सरकार है उन्होंने भी कुछ नहीं दिया यहां के किसानों को या यहां के ग्रामीणों को, वो फैक्टर भी काम करेगा। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं, वो आपके दावों की पुष्टि नहीं करते। महिपाल जी। आसिफ जी, हर चुनाव के अपने एक समीकरण होते हैं और हर पंचायत समिति का जो चुनाव है, अभी क्योंकि जिला परिषद के चुनाव की तो अभी मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, वहाँ क्षेत्रीय मुद्दों का एक बड़ा रोल रहता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं वो भी काम करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के भी मुद्दे काम करते हैं। सारी चीज़ों का रोल रहता है और वहाँ के आप लोकल जो समीकरण है उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। रही बात नतीजों की, तो अभी हम जिन नतीजों की बात कर रहे हैं वो बेमुश्किल 10% सीटों के नतीजे हैं जितनी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। 1537 में से लगभग 100 सीटों के नतीजे हैं, तो 10% सीटों के अभी परिणाम सामने हैं। पर जितनी सीटों के आए हैं उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को कहाँ मान के चल रही है। तो मेरे पास जो अपडेट है वो तो ये है कि 8 सीटें अब तक हम लोगों ने जीती हैं, पर 8 सीटें जीतना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है हम लोगों के लिए ये परिणाम, क्योंकि हमारी शुरुआत तो 0 से हुई है। हम पहला चुनाव लड़ रहे हैं, सारे चुनाव हमने पहले लड़े हैं, चाहे पंचायत निकाय का हो, चाहे शहरी निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो। पर इस चुनाव में हमारी जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप अब तक के जो परिणाम है वो उस आशा अनुरूप नहीं आए हैं। तो शाम तक हम लोग परिणामों का सबका एक बार विश्लेषण कर लेते हैं, इंतजार करते हैं कि और नतीजे आने के बाद जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है। और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो कमियां रही हैं हम बैठ के उनको एनालिसिस करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनता के दिलों में अपने आप को बसाने के लिए क्या कर सकती है, वो सारे प्रयास हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये पहला चुनाव है। ठीक है अकोदिया जी, साफ तौर पर बहुत स्पष्ट स्वीकारोक्ति जिसको कहा जा सकता है, एकदम साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट बात की ये पहला चुनाव है और जो कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन थे वो उतने नहीं आ पाए। हालांकि नतीजों का इंतजार अब भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल अकोदिया जी आपसे ये है कि एमएलए के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो या ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जरूर मुद्दे होते हैं वो तीनों चुनाव के अंदर बराबर काम करते हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया। इसको लेकर भले ही जब कुछ ग्रामीणों से बात की जाती है कि इन चुनाव के अंदर आप महंगाई का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, या आपकी महंगाई कैसे कम करवाएंगे, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो केंद्र का मुद्दा गांव तक पहुंचता है और वो इसी पर वोट भी करते हैं, भले ही उनका कैंडिडेट जो है वो बहुत कुछ बदलाव ना कर पाए। अकोदिया जी। देखिए आसिफ जी, जो बड़े मुद्दे होते हैं, राष्ट्रव्यापी जो मुद्दे होते हैं या पूरे स्टेट लेवल के जो मुद्दे होते हैं, वो निश्चित रूप से प्रत्येक चुनाव को प्रभावित करते हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हो। सभी चुनावों को बड़े मुद्दे प्रभावित करते हैं। अब वो किस स्तर पर करते हैं, क्या उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, चुनाव का जो परिणाम है, ये अलग सोचने की बात है। देखिए, जो जितना छोटा चुनाव होता जाएगा उतने ही जो स्थानीय मुद्दे हैं उतने ही ज़्यादा हावी होते जाएंगे। लेकिन सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो भी हर चुनाव में शामिल होते हैं। अब किस मुद्दे पर कितना सोच के मतदाता जो मतदान केंद्र होता है वहां पर जाता है, ईवीएम का बटन दबाता है,
ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जो अभी महिपाल जी ने जो बात कही थी, देखिए आरएलपी राजस्थान में निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल फोर्स है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा महिपाल जी ने भी कहा, चुनाव एक अलग गणित होता है। कोई राजनीतिक पार्टी बनाना, कोई राजनीतिक मूवमेंट खड़ा करना, कोई राजनीतिक विकल्प सुझाना लोगों को, यह अलग चीज है, और चुनाव में सफलता हासिल करना अलग चीज है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले वो बनी थी 2018 में। विधानसभा चुनाव उन्होंने अलग से लड़ा, 3 विधायक उनके जीते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया, खुद हनुमान बेनीवाल सांसद बने। उसके बाद बीजेपी से उनका तलाक हो गया। तो वो राजनीतिक तौर पर खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, इसमें कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन चुनावी जो सफलता है वो हासिल करना बिल्कुल अलग चीज है। उसमें वो कितना सफल होते हैं, आगामी जो चुनाव आते जाएंगे अलग अलग, उनमें ये साबित हो जाएगा। ठीक है महिपाल जी, चूंकि अकोदिया जी ने कहा कि मुद्दे जो हैं वो भले ही जो है वो पूरे देश के मुद्दे जो हैं वो भले ही ग्रामीण स्तर के चुनाव हो, वहां पर भी काम करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे और क्या उम्मीदें थी? हालांकि आपने साफ तौर पर माना कि जो आपने सोचा था उस तरीके के नतीजे नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कम्युनिकेशन गैप आपका रह गया, या फिर जो है वो जो डिलीवर आप करना चाहते थे, जो प्रॉमिसेस आप करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए इन चुनाव को? नहीं सर, मुद्दों के साथ साथ सरकार में बैठे हुए, जैसे जिस पंचायत समिति में चुनाव होने हैं वहाँ का विधायक कौन सी पार्टी का और सत्ताधारी दल का विधायक है, तो ऑब्वियसली एक उसका रहता ही है जनता का रुझान किया हमें इनसे 2.5 साल और काम में लेना है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, और रही बात इन छोटे चुनाव में जातीय समीकरणों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कौन किस जाति से संबंध रखने वाला है, और बहुत सारी चीजें लोकल स्तर पे उन चीजों की काउंटिंग होती है। प्रदेश और देश के मुद्दों का तो एक रोल रहता ही रहता है। रही बात कि हमने क्या किया है, हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे टोल माफी की लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे बिजली के जो बिलों की, क्योंकि अब ये सारी चीजें जो चुनाव जिस क्षेत्र के हो रहे हैं, विशेष रूप से जो ये गांव के जो चुनाव हैं, उसमें इन चीजों का एक रोल रहता है कि मैं सड़क पे स्टेट हाईवेज पे जा रहा हूं तो क्या मेरे 30 रुपए 40 रुपए सरकार ने टोल के माफ किए हैं कि नहीं किए, मेरा घर का बिजली का बिल जो पहले 500 रुपए आता था वो 1500 रुपए आ रहा है, तो क्या सरकार को करने तो 400 चाहिए थे, कर दिए 1400, 1000 रुपए बढ़ा के और दे दिए। तो सारी चीजों का एक रोल रहता है, पर उसमें भी उससे बड़ी गणित उस समय काम कर जाती है जब आपकी कोई जाति का आ जाता है, जब आपका कोई समाज और धर्म का आ जाता है, तो सारी चीजों का एक रोल रहता है। हमने मुद्दों को लेकर, हम हमारी जो विचारधारा उसको लेकर हम प्रत्येक गांव ढाणी में गए। पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी, परिणाम हमारे पक्ष में कम आए हैं, उसके बारे में इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और परिणाम आने के बाद यदि आशानुरूप नहीं है तो सार्वजनिक रूप से हम उसको स्वीकार करते हुए, हमारी कमियां उसको एनालिसिस करते हुए एक पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है उस पे हम लोग उस पे चर्चा करेंगे कि क्या कमियां रही, कहां कमियां रही, और बेहतर जो आने वाले चुनाव उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आप महिपाल जी ये कह रहे हैं कि आप जो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर गए, लेकिन जो जाति से जुड़े मामले थे आपकी पार्टी ने उनको जो है वो किनारे रखा, बाकी पार्टियों ने इस मुद्दे को अपनाया। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि हर पॉलिटिकली पार्टी के लिए जाति का मुद्दा भी एक बड़ा कारण बनता है चुनाव में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उससे अछूती नहीं है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो पूर्णतः इन दोनों पॉलिटिकली पार्टियों ने एक टैग लगा रखा है कि एक विशेष समुदाय की राजनीतिक पार्टी है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे जो विधायक हैं, 3 में से 2 विधायक तो शेड्यूल कास्ट से जीत के आए हैं, जबकि बसपा जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी मानी जाती है उनका तो एक भी एमएलए जीत के नहीं आया था। पर एक प्रोपोगंडा के तहत और पूरे प्रदेश में एक इस तरह का मैसेज दोनों पार्टियों के द्वारा दिया गया कि एक विशेष जाति और समुदाय की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ये नहीं चाहती हैं कि कोई तीसरा दल जो प्रदेश में एक नया विकल्प बन के उभरे, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हो सकता है कि सफलता हमारी कम अर्जित हुई हो, हमने चुनाव सारे लड़े हैं, हो सकता है कि उन चुनाव में आशानुरूप परिणाम नहीं आए हो, पर प्रदेश में तीसरे पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। ठीक है अवधेश अकोदिया जी, तीसरा विकल्प राजस्थान को लगता है मिल गया है या अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है?
नहीं, देखिए आसिफ जी, राजस्थान में तीसरे विकल्प की बात कई वर्षों से हो रही है। कई बड़े नेताओं ने इसके प्रयास किए हैं, लेकिन किसी को भी सफलता इसमें नहीं मिली है। हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जरिए 2018 के विधानसभा चुनाव में बात की थी व्यवस्था परिवर्तन की। सत्ता परिवर्तन की तो बात उन्होंने की थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। और वो लगातार उनका जो चुनाव प्रचार था वो इस पर था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये जो परंपरा है इसको तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन 2018 के चुनाव में वो परंपरा नहीं टूटी। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिनमें हिस्सा लिया है, वो उनकी जो उपस्थिति है वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर तो रही है, लेकिन वो एक विकल्प बन गई है या विकल्प बनने की ओर है। इस तरह के चुनाव परिणाम के जो आंकड़े आए हैं वो इसकी ओर इशारा नहीं करते हैं। देखिए, राजस्थान में जो लोगों की धारणा बनी हुई है इतने साल से कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, या जो बाद के चुनाव होते हैं सरकार गठन के बाद, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हों, दोनों चुनावों में भी किसी तीसरे विकल्प की बजाय तीसरे विकल्प पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो निर्दलियों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों की इस धारणा को तोड़ने के लिए कोई ना कोई इस तरह का नया प्रयोग करना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो प्रयोग कर रही है वो प्रयोग हम 2018 से देख रहे हैं, वो प्रयोग इतना कारगर नहीं है कि कोई तीसरा विकल्प राजस्थान में बन सके। यानी बहुत समय लगेगा। अवधेश जी, महिपाल जी हमारे साथ जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र जी भी जुड़ गए, उनके साथ भी बात करते हैं। राजेंद्र जी, लगातार ये चर्चा चल रही है कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें माना यह जाता है कि जहां पर जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है ये चुनाव इन्फ्लुएंशियस होते हैं और फर्क पड़ता है कि जिसकी सरकार हो वही ये जीते। लेकिन वो जो 21 जिलों के चुनाव थे उन्होंने इस धारणा को मिथ्या साबित किया, गलत साबित किया। एक बार फिर से अब जो है वो वही धारणा साबित हो रही है कि आपकी सरकार है इसलिए आप जीत रहे हैं। राजेंद्र जी। सर, विपक्ष द्वारा इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हताशा के रूप में ही देखे जाने चाहिए। इनकी कोई मुख्य आधार नहीं है। इन्होंने, जैसे कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, आप चुनाव आयोग में जाइए, चुनाव अधिकारियों को शिकायत कीजिए, जो तमाम बातें हैं उस पर सुनी जाती है। और राजस्थान एक अपना शांतिप्रिय प्रदेश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रहता है, क्योंकि जहाँ तक इस देश के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के स्थापना की बात हो तो इस देश के अंदर मतलब पंडित नेहरू के नेतृत्व में नागौर से पंचायत राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी और संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ था, वंचित वर्गों को पंचायतों में आरक्षण और महिलाओं को 33% आरक्षण। तो पंचायत राज सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज गाँवों का जो विकास देखेंगे, हम और आप सभी गाँवों से आकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी बातें हैं और सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से सरकार ने जो कोरोना प्रबंधन का कार्य किया, आपने देखा होगा 15 महीने के अंदर आज पूरे देश के अंदर राजस्थान सबसे कम संक्रमित हैं। परसों का मैं आंकड़ा बता दूं, 81 संक्रमित थे पूरे देश में, आज भी हजारों संक्रमित आ रहे हैं। उसके बावजूद राजस्थान सरकार सुरक्षित हाथों में है और राजस्थान की जो जनता है वो सुरक्षित हाथों में है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हो चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, सारी चीज़ों में राजस्थान सरकार ने किसी भी विधानसभा में विधायक से बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में काम हुए, कभी भी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। ठीक है राजेंद्र जी, इसका आपको महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महिपाल जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं जोधपुर की तरफ रुख कर लेता हूं। हमारे संवाददाता ललित सिंह वहां से जुड़े हुए। ललित, क्या अपडेट? देखिए आसिफ, जो जोधपुर की जहाँ पे बात करूँ तो अब तक जो है 264 जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। 133 पे कांग्रेस चल रही है, 105 पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 15 सदस्य सीट जीत चुकी है, 11 निर्दलीय जीते हैं। तो अब तक का जो अपडेट मैं आपको बताऊँ, 264 पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम साफ तौर पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब तक जो कांग्रेस है वो करीब 28 सीटों की लीड लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, महिपाल जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद में जो है वो अवधेश जी के पास चलते हैं। महिपाल जी। मैं तो राजेंद्र जी की बात को कोट कर रहा हूं कि राजेंद्र जी हो या कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो प्रवक्ता अभी बैठ के गए, सब कोविड पे अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। सर, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के मिसमैनेजमेंट ने ही हजारों लोगों की जान लेने का काम किया। उसमें आपने भी अपने लोगों को मिसमैनेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस महामारी में राजस्थान ही अकेला चपेट में है, पूरी दुनिया ही है।
पर सेकेंड वेव का जो मिसमैनेजमेंट था, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मेरी बात सुनिए ना। सेकेंड वेव में जो मिसमैनेजमेंट था प्रदेश की सरकार का और देश की सरकार का, उसकी वजह से हजारों लाखों लोगों ने तड़प तड़प के, किसी ने ऑक्सीजन के अभाव में, किसी ने अस्पताल में बेड के अभाव में, किसी ने जीवन रक्षक जो इंजेक्शन रेमडेसिविर था उसके अभाव में, सबने जान खोई है। और 3 तरह से आम आदमी मरा है, अपनी जान, अपनों की जान खो के, सामाजिक रूप से कोई कंधा देने के लिए भी इस भयावह दौर में नहीं है, और तीसरी बात ये था आर्थिक रूप से एक एक दिन के 2.5-3 लाख रुपए के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बिल लिए हैं। और 4 दिन के, जैसे 4 दिन किसी का पेशेंट कोई एडमिट रह गया, देखने के लिए किसी को जाने नहीं दिया गया, 10 लाख का बिल थमा दिया और डेड बॉडी थमा दी। अब मुझे एक बात बताइए, अपनों की डेड बॉडी लेने के लिए वो 10 लाख रुपए बेचारा गहने और जमीन गिरवी लाके डेड बॉडी को लेके गया है। क्या कांग्रेस पार्टी ने मरहम लगाने का काम किया है? मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी को पूछना चाहता हूं, एक भी ऐसा उदाहरण कि जो गरीब तबके का व्यक्ति, मध्यम तबके का व्यक्ति, जिसने 10-12 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में, अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के नाम पे जो ठगी करवाई है, क्या सरकार ने किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन लिया है और किसी भी गरीब जरूरतमंद की कोई मदद करने का काम किया है? पहली बात तो महिपाल जी पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं इनकी बात आप जितना इंटेलिजेंट नहीं हो ना, इसलिए मैं सामान्य बात कर रहा हूं सर। निश्चित रूप से आप जितना इंटेलिजेंट नहीं, उससे सामान्य शब्द बात कर रहा हूं, जवाब दीजिए। आप बोल चुके, मैं ये बता रहा हूं कि दूसरी लहर की जहां तक इन्होंने बात की थी, तो दूसरी लहर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर वैक्सीनेशन समय पे होता, तो वैक्सीनेशन अगर समय पे होता तो दूसरी लहर नहीं आती। नवंबर के महीने के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 3 जो बड़े वैक्सीन निर्माता फैक्ट्रीज हैं, चाहे जाइडस कैडिला अहमदाबाद हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे आपकी भारत बायोटेक हैदराबाद हो, उनमें जाकर वैज्ञानिकों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और जनवरी के महीने में इन्होंने, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली, भारत न केवल दुनिया को वैक्सीन दे रहा है। अरे भाई 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दुनिया में दे दिए गए, जबकि राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान का इन्होंने बताया, राजस्थान सरकार ने, आसिफ भाई मैं आपको ये बहुत अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जो सरकारी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सबसे पूरे देश में बेहतरीन है। चाहे निःशुल्क दवा योजनाओं की बात हो, चाहे निःशुल्क मतलब जांचों की बात हो, ये सारी की सारी चीजें, रेमडेसिविर इंजेक्शन सबसे पहले राजस्थान में मिलने लगे, सबसे सस्ता इलाज राजस्थान में होने लगा। ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं। हाँ, 1-2 एग्जाम्पल हो सकते हैं कि भाई किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी ने, ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल तो कोरोना का इलाज कर ही नहीं रहे थे, सारा कोरोना का इलाज गवर्नमेंट अस्पतालों में हुआ है। और ऑक्सीजन की बात जो इन्होंने कही, ऑक्सीजन का प्रबंधन केंद्र सरकार के हाथ में था। राजस्थान सरकार के 3 बड़े मंत्री दिल्ली जाकर और सरकार से बात की, तब भी मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली। जो राजस्थान के कोटे की ऑक्सीजन थी वो गुजरात को और उनके दूसरे प्रदेशों को दे दी गई। ठीक है राजेंद्र जी, आप इसका जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में बस थोड़ी सी देर में उपस्थित होने वाले हैं। तब तक जो है वो जयपुर से अपडेट ले लेते हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सचिन, आंकड़ों में जो है वो उछाल बरकरार है या आंकड़े स्थिर हुए हैं? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, एक बार अपना सवाल दोहराइए प्लीज। सचिन, आंकड़ों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या अभी भी लीड कांग्रेस के पास में है? देखिए, अगर बात करें कॉमर्स कॉलेज में जिन 15 पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं, उन पंचायत समितियों में फिलहाल बीजेपी हम कह सकते हैं कि शायद बढ़त बनाए हुए है। देखिए, चाकसू में बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौजमाबाद में, जो कि दूदू विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, बाबूलाल नागर निर्दलीय जीत के आए थे, उनकी बहू ने जीत जरूर दर्ज कर ली है, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट बीजेपी के जीते हैं या अथवा निर्दलीय के जीते हैं। तो मौजमाबाद जो पंचायत समिति है वहां पर बीजेपी बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। चाकसू में बीजेपी के 15 में से 7 कैंडिडेट जीत गए, तो वहां भी बीजेपी को बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मैं वो तस्वीरें आपको बता रहा हूं जो क्लियर हो चुकी है, जो साफ हो चुकी है।
वहीं बात करें सांगानेर में भी थोड़ी देर में ही परिणाम सामने आ जाएगा। यहाँ भी बीजेपी को बढ़त लगातार बनी हुई है। यानी जयपुर जिले में जो तस्वीर अभी तक साफ हुई है, हालांकि झोटवाड़ा, देखिए झोटवाड़ा जो पंचायत समिति है वहां पर कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। वहां पर तय है कि जो पंचायत समिति प्रधान होगा वो कांग्रेस का होगा। तो 4 में से 3 में बीजेपी का प्रधान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जिनकी तस्वीरें साफ हुई हैं। हालांकि कुछ ही समय शेष बचा है, सभी के परिणाम सामने आ जाएंगे। जैसा कि हम पहले बात भी कर रहे थे कि एक नए पैटर्न से जो चुनाव की मतगणना की जा रही है जयपुर के अंदर, उसके आधार पर तकरीबन आधे घंटे बाद यानी 1 बजे तक स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएगी। पावटा के अंदर बात करें तो वहां कांग्रेस को जरूर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहां शायद संभवतः जो है कांग्रेस अपना बोर्ड बना लेगी। तो जो 4 से 5 तस्वीरें सामने हुई है उसमें अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है 5 पंचायत समितियों में 22 में से, क्योंकि बाकियों की तस्वीर अभी तक जयपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। 15 पंचायत समितियां जो कि कॉमर्स कॉलेज में जिनकी काउंटिंग हो रही है। बिल्कुल सचिन, आप आंकड़ों पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, वर्चुअली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।